नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको डर का एहसास होना तय है और आपके प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब मैंने पहली बार उस घर के बारे में सुना तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। विवेक नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नीलिमा और बेटी आर्या के साथ पहाड़ों की ओर रवाना हुआ। यह घर उनका पुश्तैनी था जिसे सालों से किसी ने देखा तक नहीं था। जब उन्होंने गांव के करीब पहुंचना शुरू किया तो रास्ते में लोगों ने उन्हें वहां जाने से मना किया। लोगों का कहना था कि उस घर में कुछ ऐसा है जो किसी को चैन से नहीं रहने देता, लेकिन विवेक ने इन बातों को महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब वे घर पहुंचे तो बाहर का दृश्य बेहद डरावना था। पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और घास से ढका आंगन। उनकी बेटी आर्या ने पूछा, पापा क्या यहाँ पहले भी लोग रहते थे? विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, ये हमारा ही घर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी चिंता को नीलिमा ने भांप लिया। जैसे ही परिवार ने घर में कदम रखा, एक अजीब सी ठंड ने उनका स्वागत किया। नीलिमा ने महसूस किया कि घर का हर कोना जैसे किसी की निगरानी में है, लेकिन विवेक ने इसे सिर्फ उनकी कल्पना समझा। रात का वक्त हुआ। आर्या को अपने कमरे में सुलाने के बाद नीलिमा और विवेक ने अपना सामान ठीक करना शुरू किया। तभी नीलिमा को लगा कि किसी ने आंगन में आवाज की। वह खिड़की के पास गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। विवेक ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़े, कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई। एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में छा गई। उस रात नीलिमा को नींद नहीं आई और उसकी नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी रहीं। अगले दिन सुबह नीलिमा ने देखा कि आर्या बगीचे में अकेले खेल रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार एक पुराने कुएं की ओर जा रही थी। विवेक ने उसे आवाज दी, आर्या अंदर आओ। लेकिन आर्या ने पलटकर कहा, पापा वो अंकल मुझे बुला रहे हैं। विवेक और नीलिमा के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। जब उन्होंने आर्या से पूछा कि वह किससे बात कर रही थी तो उसने कहा, वो सफेद कपड़ों वाले अंकल, वो मुझे खेल दिखाना चाहते हैं। नीलिमा ने विवेक को डांटते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन विवेक ने सब कुछ तर्क के आधार पर समझाने की कोशिश की। शाम होते ही नीलिमा ने घर के एक कोने में रखे पुराने बक्से को खोलने की कोशिश की। उसमें पुराने दस्तावेज और एक किताब थी जिस पर धूल जमी हुई थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यह घर उसकी संपत्ति है, जो इसे छोड़कर जाएगा उसे वापस आना पड़ेगा। नीलिमा ने यह बात विवेक को बताई, लेकिन वह इसे अनदेखा करता रहा। तभी आर्या ने रोते हुए कहा, मुझे वहां मत भेजो, वो अंकल गुस्से में हैं। विवेक और नीलिमा ने समझा कि आर्या सिर्फ डर गई है। लेकिन रात होते ही घर में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। उस रात घर में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। विवेक को लगा कि खिड़की के बाहर कोई चल रहा है। उसने उठकर देखा, लेकिन बाहर केवल काली रात थी। तभी कमरे के कोने में रखी अलमारी अपने आप हिलने लगी। नीलिमा ने डरते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? विवेक ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। उसी समय आर्या अपने कमरे से दौड़ते हुए आई और रोते हुए बोली, वो अंकल मेरे बिस्तर के नीचे छुपे हैं। जब विवेक और नीलिमा उसके कमरे में गए तो बिस्तर के नीचे एक पुरानी चप्पल पड़ी थी, लेकिन वो किसकी थी? यह सवाल उनके दिल में डर और गहरा कर गया। अगले दिन विवेक गांव के एक बुजुर्ग से मिलने गया। उसने घर की रहस्यमय घटनाओं का जिक्र किया। बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, यह घर तुम्हारे पूर्वजों का है, लेकिन अब यह किसी और की जागीर बन चुका है। उसने इसे अपना ठिकाना बना लिया है। विवेक ने पूछा, कौन और क्यों? लेकिन बुजुर्ग ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल एक सलाह दी, घर छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। विवेक ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और वापस घर चला आया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि आर्या दीवार पर अजीब चित्र बना रही थी। आर्या दीवार पर कुछ अजीब आकृतियां बना रही थी जो इंसानी चेहरे और अजीब से निशानों की तरह लग रहे थे। नीलिमा ने डरते हुए पूछा, आर्या ये क्या बना रही हो? आर्या ने बिना देखे जवाब दिया, अंकल ने कहा था कि मैं ये बनाऊं। विवेक ने दीवार को गौर से देखा। उन आकृतियों में वही घर और एक आदमी का चेहरा था जो बुजुर्ग ने विवेक को बताया था। यह देख नीलिमा और विवेक का डर और बढ़ गया। रात को आर्या के कमरे से हंसी और फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। जब नीलिमा वहां पहुंची तो देखा कि आर्या अकेली बैठी हुई थी, लेकिन उसने कहा, मम्मी वो अंकल अब भी यही हैं। नीलिमा ने अगले दिन वह पुरानी किताब फिर से खोली जिसमें कुछ पन्ने चिपके हुए थे। उसने पन्ने अलग किए और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि इस घर में एक पुजारी ने आत्माओं को बंद करने का अनुष्ठान किया था, लेकिन एक आत्मा मुक्त हो गई थी। पढ़ते पढ़ते नीलिमा को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़ते ही उसे खिड़की पर एक छाया दिखी जो तुरंत गायब हो गई। वह घबराकर विवेक के पास पहुंची और सब बताया। विवेक ने कहा, हमें यह किताब गांव के किसी और बुजुर्ग को दिखानी चाहिए, लेकिन नीलिमा ने डर के मारे उसे मना कर दिया। घर का माहौल अब पहले से ज्यादा डरावना हो गया था। उस रात पूरे घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते तो कभी बत्तियां झपकने लगती। विवेक ने सोचा कि वह सब देखेगा। वह लाइट के साथ आंगन में गया, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है।
पीछे मुड़ते ही वहां कोई नहीं था। नीलिमा चिल्लाई, विवेक विवेक जल्दी आओ, आर्या गायब है। दोनों भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे और देखा कि वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसकी कलाई पर किसी के पंजों के निशान साफ दिख रहे थे। आर्या को होश आया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, वो अंकल मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो कह रहे थे कि यह उनका घर है। विवेक और नीलिमा अब समझ गए कि यह मामला साधारण नहीं है। नीलिमा ने किताब से जुड़ी जानकारी के लिए गांव के एक पुराने पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में एक कदम रखते ही कहा, यह बहुत पुरानी आत्मा है, इसे जगाया गया है। उन्होंने कहा कि आत्मा को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई, लेकिन जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। विवेक और नीलिमा ने डर के मारे आर्या को पकड़ लिया, लेकिन वह जोर जोर से हंसने लगी। पंडित ने चिल्लाकर कहा, इसे रोकना होगा, आत्मा आर्या पर कब्जा कर चुकी है। विवेक ने घबराकर कहा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित ने बताया कि आत्मा का असली मकसद पूरे परिवार को अपने वश में करना है। नीलिमा ने देखा कि आर्या की आवाज बदल गई थी। वह किसी बूढ़े आदमी की तरह बोलने लगी, यह मेरा घर है, तुम लोग इसे छीन नहीं सकते। नीलिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पंडित ने विवेक से कहा, तुम्हें अपनी बेटी के लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। आत्मा को हटाने के लिए यह आखिरी तरीका है। विवेक ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अगली रात अनुष्ठान शुरू हुआ। पंडित ने कहा कि आत्मा को शांत करने के लिए विवेक को अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी, लेकिन विवेक को समझ नहीं आया कि वह क्या है। जैसे ही मंत्र तेज हुए, आर्या जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीखने लगी। विवेक को समझ आया कि उसकी अकीमती चीज आर्या की जान है। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अपनी जान दूंगा। विवेक ने अनुष्ठान को अपनी तरफ मोड़ दिया। घर में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी आर्या की आंखें खुली और उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, वो अब भी यहाँ है। अगली सुबह आर्या फिर से सामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफ था। विवेक और नीलिमा ने सोचा कि शायद अनुष्ठान सफल हो गया है, लेकिन आर्या बार बार वही शब्द दोहराने लगी, वो अभी भी मेरे पास है। नीलिमा ने डरते हुए पूछा, कौन है? आर्या ने जवाब दिया, वो अंकल। उन्होंने कहा था कि तुम लोग कभी भी घर छोड़कर नहीं जा सकोगे। विवेक और नीलिमा के मन में एक नया डर समा गया और उनका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। विवेक ने सोचा कि उन्हें अब इस घर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और पूरे घर में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें शुरू हो गईं। नीलिमा घबराई हुई बोली, क्या अब हमें भाग जाना चाहिए? लेकिन विवेक ने कहा, हम कहाँ जा सकते हैं? इसी बीच आर्या के कमरे से फिर वही फुसफुसाहट की आवाजें आईं। यह तो बस शुरुआत थी और इस घर के अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला था। विवेक और नीलिमा अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। आर्या बार बार कहती रही कि वह अंकल अब उनके पास है और कभी नहीं जाने वाले। फिर एक रात घर में एक और शख्स की आवाज सुनाई दी, जो बहुत हल्के से गूंज रही थी। विवेक को समझ में आया कि यह वही आत्मा है, लेकिन अब वह उन्हें केवल डराना चाहती थी। उसी रात जब सब सो रहे थे, एक अजनबी आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा बेहद अजनबी था और वह अपने हाथों में एक पुरानी चाबी थामे हुए था। उसने धीरे से कहा, तुम लोग घर छोड़ने की सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह घर तुम्हारे लिए है नहीं? विवेक ने डरते हुए उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस अजनबी ने चाबी के बारे में बताया कि यह चाबी सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो घर में निवास करते थे, और यह चाबी घर के असली मालिक को ही सौंप दी जाती थी। यह घर कभी तुम्हारा नहीं था, वह आदमी बोला। तुम सिर्फ एक तात्कालिक मालिक हो जिसे छोड़ना ही होगा। तभी उस अजनबी ने एक रहस्यमय दरवाजा खोला, जो विवेक और नीलिमा ने पहले कभी नहीं देखा था। उस दरवाजे से एक अजीब सी ठंडी हवा आई, जो पूरे घर को हिलाकर रख देती थी। उस दरवाजे के पार जाने पर एक और दुनिया का सामना हुआ। यह न तो घर था और न ही कोई सामान्य जगह। यह एक और अंधेरी और कटीली जगह थी, जहां हर तरफ राख और धुआं था। अजनबी ने विवेक से कहा, यह वह जगह है जहां आत्मा बंद थी। इसे छेड़ने की कीमत तुमने चुका दी है। आर्या, जो अब भी बेहोश थी, अचानक चीखी, वो अंकल फिर से आए हैं। तभी घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और पूरे घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अब इस घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। विवेक और नीलिमा को समझ में आ गया था कि यह घर केवल एक चाल था। वह अजनबी अब गायब हो चुका था, लेकिन उसकी चेतावनी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में गूंज रही थी। घर में हर चीज अपनी जगह से हिलने लगी। आर्या ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, वो अंकल मुझसे कह रहे थे कि अगर हम यह घर छोड़ेंगे तो हमें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। विवेक और नीलिमा के चेहरे सफेद पड़ गए। का राज अब और भी खौफनाक होता जा रहा था। विवेक और नीलिमा ने सोचा था कि वे अपने परिवार को बचाने में सफल हो गए हैं, लेकिन असल में उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। रात के अंधेरे में अचानक पूरी दीवारें कांपने लगीं और हर तरफ भूतिया आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें अब केवल घर से नहीं, बल्कि घर के बाहर से भी आ रही थीं। विवेक ने अचानक एक ख्याल सोचा और वह तुरंत घर के पुराने तहखाने की ओर भागा। क्या यह वही जगह थी
जो अब तक छुपी हुई थी। विवेक ने तहखाने का दरवाजा खोला और सामने एक अंधेरी सी जगह थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। अंदर कदम रखते ही उसे कुछ पुरानी किताबें और डायरी मिली जो घर के बारे में असल जानकारी दे रही थी। इन किताबों से पता चला कि इस घर के मालिक ने अपनी आत्मा को इस घर में कैद कर दिया था ताकि वह कभी न मरे। अब वही आत्मा आर्या पर कब्जा कर चुकी थी और उसका मकसद था घर के हर सदस्य को अपनी दुनिया में खींच लेना। विवेक ने डायरी को खोला और पाया कि यह घर कभी एक साधारण परिवार का नहीं था। यह घर उन लोगों के लिए था जिन्होंने किसी न किसी रूप में आत्मा को अपने कब्जे में लिया था। यहाँ तक कि घर के प्रत्येक कमरे में एक बुरी ताकत का वास था। तभी आर्या ने कांपते हुए कहा, मैं देख सकती हूँ, वो सब सामने खड़े हैं, मुझे जाने दो। अचानक आर्या का चेहरा बदल गया और वह चीखते हुए बोली, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। विवेक ने पागलपन की तरह घर के सभी दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रास्ता बाहर नहीं ले जा रहा था। दीवारों में खुद दरारें आ रही थीं और अजीब सी आवाजें बाहर से आ रही थीं। नीलिमा ने घबराते हुए कहा, क्या यह सचमुच हमारा अंत है? तभी आर्या के सामने एक साया दिखाई दिया। वह वही आत्मा थी जो घर के मालिक का रूप धारण कर चुकी थी। तुम्हें यह घर छोड़ने का कोई हक नहीं, आत्मा ने कहा। विवेक और नीलिमा ने तय किया कि वे इस घर से बाहर जाएंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन आत्मा ने उन्हें आखिरी बार चेतावनी दी, अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम्हारी आत्मा को मेरी दुनिया में समाहित कर लिया जाएगा। विवेक ने घबराते हुए कहा, क्या हम कभी इसे जीत पाएंगे? फिर अचानक घर की सारी रोशनी बुझ गई और एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों अब मेरे कब्जे में हो। आखिरकार विवेक और नीलिमा ने अपने डर को पराजित किया और आत्मा से सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने आत्मा से कहा, अगर हमें इस घर से बाहर जाना है तो हमें अपनी शर्तों पर छोड़ दो। आत्मा ने एक कुटिल हंसी के साथ जवाब दिया, तुम जब तक अपनी पूरी यात्रा पूरी नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। और फिर एक खौफनाक आवाज ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर के सभी कमरे अब एक अजनबी दुनिया में बदल गए थे। दीवारों पर खून के निशान थे और हर जगह बुरी शक्तियां मौजूद थीं। हर कदम पर खतरा था। विवेक और नीलिमा ने संघर्ष करते हुए एक योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने आत्मा को चुनौती दी, पूरे घर में एक जोरदार आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी शर्तों को नकारा, अब तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। वे अब उस आत्मा के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। विवेक और नीलिमा ने आत्मा के खिलाफ आखिरी कदम उठाया। उन्होंने पुराने ग्रंथों में छुपे हुए मंत्रों का जाप किया और जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, घर में एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जब वे बाहर निकले तो देखा कि घर अब वहां नहीं था। सामने केवल खाली जमीन थी और उनकी आंखों के सामने वह घर एक भूतिया मंजर बन चुका था जिसे कभी वे अपना घर मानते थे। अंत में विवेक और नीलिमा ने पाया कि वे इस घर से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि उनका भाग्य इस घर से जुड़ चुका था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे उसी जगह थे जहां उन्हें आत्मा ने फंसा दिया था। घर के पुराने खंडहर में केवल खामोशी थी। लेकिन फिर अचानक आर्या की आवाज आई, हम सब यहाँ हमेशा के लिए हैं। विवेक और नीलिमा अब समझ चुके थे कि यह घर एक अनंत काल का जाल था और वे अब इसके हिस्से बन चुके थे। कभी कभी लोग समझते हैं कि उनके सामने जो राज होते हैं वे समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस घर का राज कभी खत्म नहीं होता। यह हमेशा उसी तरह से नए आगंतुकों को अपनी ओर खींचता रहेगा। और अब विवेक, नीलिमा और आर्या घर के साथ उस रहस्यमय और खौफनाक जगह का हिस्सा बन गए थे जहां हर पल मौत का एक नया चेहरा दिखाई देता है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।